साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कोरोना के इलाज की और कौन कौन से ट्रीटमेंट इस पर ऑप्शन है। सबसे पहले है प्लाज्मा थेरेपी, कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो इसको समझने के लिए हम जो इम्यूनिटी और टिटनेस है इसका सहारा लेंगे, उसके लिए हम रेफर करेंगे ये वीडियो। तो यहाँ से हम जानते हैं कि इम्यूनिटी और एंटीजन एंटीबॉडी के द्वारा किस प्रकार कोरोना का वैक्सीन और प्लाज्मा थेरेपी को समझा जा सकता है। तो इम्यूनिटी क्या है? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है? एंटीजन कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए नया है, और एंटीबॉडी उसके रिस्पॉन्स में हमारा शरीर बनाता है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए। तो इम्यूनिटी दो प्रकार से, एक्वायर्ड और इनेट। एक्वायर्ड जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, इनेट जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। एक्वायर्ड में फिर आगे दो हिस्से हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर बाहर से कोई भी केमिकल सब्सटेंस नहीं दिया जाता, तो इसमें फिर आगे दो पार्ट है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव के अंदर क्या होता है कि जैसे किसी भी पर्सन को कोई डिजीज होता है, कोई बीमारी होती है, जैसे कोरोना है, तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ जब ठीक होता है तो उसके साथ साथ उसके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है, और वो जो एंटीबॉडी है वो मेमोरी के रूप में उसमें जमा रहती है, और नेक्स्ट टाइम उस पर्सन को वो बीमारी लंबे समय तक नहीं होती क्योंकि उसमें एंटीबॉडी बन चुकी होती है। अब नेचुरल पैसिव क्या है? पैसिव का मतलब है बना बनाया। तो जैसे ब्रेस्ट फीडिंग जो बच्चे होते हैं उनको मदर के द्वारा जो मिल्क के अंदर एंटीबॉडी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। अब इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल जो इम्यूनिटी है। आर्टिफिशियल एक्टिव का मतलब यहां पे सबसे बड़ा एग्जांपल है टेटनस का। टेटनस दो प्रकार का इंजेक्शन होता है, टेटनस टॉक्सॉइड जो हम कॉमनली यूज करते हैं, दूसरा होता है टेटनस सीरम जिसको एटीएस हम बोलते हैं। टेटनस टॉक्सॉइड में होता है एंटीजन, एक वीक एंटीजन होता है जो हम बॉडी में देते हैं, उसके रेस्पॉन्स में बॉडी में एंटीबॉडी बनती है और वो हमें टिटनेस से बचाती है। ये इंजेक्शन हम अक्सर लोहे की चोट लगती है तब लगवाते हैं। और दूसरा है एंटी टिटनेस सीरम। ये सीवियर फॉर्म, जब कोई पर्सन लंबे टाइम तक इम्यूनाइज्ड नहीं होता उस पेशेंट को ये दिया जाता है रेयर कंडीशन में। और इन दोनों की कॉस्ट में भी काफी फर्क होता है। वजह यही होती है कि इसके अंदर एंटीबॉडी प्रिपेयर्ड होती है, इसको लैब में बनाया जाता है, नाम लिखा हुआ है आर्टिफिशियल, तो एंटीजन के एवज में एंटीबॉडी बनेगी। तो कोरोना वैक्सीन जो है वो टिटनेस टॉक्सॉइड के कंसेप्ट पे काम करता है। इसके अंदर जो कोरोना का वायरस है उसको वीक करके, उसको बिल्कुल डाइल्यूट या कमजोर करके उसके थ्रेड से हम वैक्सीन बनाएंगे। और प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, जिस पर्सन को कोरोना हुआ था उसके अंदर एंटीबॉडी बनी थी, वो व्यक्ति ठीक होने के बाद में अपनी एंटीबॉडी देता है प्लाज्मा बैंक में, और वो एंटीबॉडी जो बीमार आदमी है सीवियर फॉर्म में है उसको दी जाती है और उससे उसको राहत मिलती है, वो ठीक होता है। प्लाज्मा थेरेपी सिर्फ बीमार पेशेंट को दी जाती है और ये इमीडिएटली इफेक्ट करती है। और कोरोना वैक्सीन जो होता है वो हर स्वस्थ व्यक्ति को दिया जाता है और इसको इफेक्ट आने में 1 महीना 2 महीने का टाइम लगता है अदर वैक्सीन की तरह। अब कोरोनिल क्या था जो बाबा रामदेव ने या पतंजलि ने जिसको लॉन्च किया था कोरोना की दवाई बता के, वो बेसिकली एक इम्यूनिटी बूस्टर था जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है हर बीमारी के खिलाफ, सिर्फ कोरोना के लिए नहीं था वो। और जैसे प्रोटीन पाउडर, जिम में जो लोग जाते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए, आज जिसने प्रोटीन खाया कल सुबह वो बॉडी बिल्डिंग नहीं हो जाएगी उसकी, तो उसके लिए उसको टाइम लगता है 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने। उसी प्रकार से ये इम्यूनिटी बूस्टर था। तो कोरोनिल नॉन स्पेसिफिक थी और ये वाला जो कंसेप्ट है वो स्पेसिफिकली है। यह भी एक ट्रायल है मेन ट्रीटमेंट आने से पहले, जैसे HCQ ड्रग या डेक्सामेथासोन के द्वारा जो दिया जा रहा है। इसके अंदर क्या होता है, किस प्रकार की थेरेपी इसमें दी जाती है। प्लाज्मा थेरेपी कोई नई चीज नहीं है, यह पुरानी टेक्निक है जिसको पहले भी यूज किया जा चुका है, इबोला वायरस के टाइम या सार्स के टाइम या H1N1 जो इन्फेक्शन था उसके रिगार्डिंग। और इसमें जिस व्यक्ति को कोरोना होता है और वो है ठीक हो जाता है तो उसके ब्लड में नेचुरली कुछ एंटीबॉडी बनती है। उन एंटीबॉडी को निकालकर जो वर्तमान में बीमार व्यक्ति है, जो सीवियर फॉर्म में है, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, वेंटिलेटर पे है, उस पेशेंट को चढ़ाया जाता है जिससे उसकी रिकवरी में मदद मिलती है। रिसर्च की हम बात करें तो 2-3 रिसर्च हम यहाँ रेफर करेंगे। सबसे पहले हरियाणा के अंदर फरीदाबाद ESIC हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पे एक हेल्थ वर्कर को कोरोना हुआ था और सीवियर फॉर्म में था, रेस्टलेसनेस, सांस की तकलीफ थी और उनका ब्लड ऑक्सीजन जो सैचुरेशन था वो भी 80 से कम चला गया था। उस व्यक्ति के लिए वहाँ पे 2 यूनिट, 200 ml की एक यूनिट होती है प्लाज्मा की, 2 यूनिट उनको प्लाज्मा
दिया गया और उसके बाद में उनमें रिकवरी देखी गई और बाद में उनको डिस्चार्ज भी किया गया। दूसरा है आईसीएमआर जो है वह खुद भी प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल कर रहा है। पूरे देश भर में उन्होंने 21 हॉस्पिटल सेलेक्ट किए हैं जिसके अंतर्गत 452 पेशेंट पर वह प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल कर रहा है, जिसमें लगभग 300 के कंप्लीट हो गए हैं, बाकी के रिजल्ट आने बाकी हैं। उस सभी के बाद में एक कॉमन रिजल्ट बताया जाएगा। फिर है चीन की एक रिसर्च हुई थी जिसके अंदर 2 ग्रुप थे 10-10 के। एक के अंदर प्लाज्मा थेरेपी दी गई, दूसरे के अंदर नॉर्मल रिजल्ट था, उसको देखा गया। तो जिन पेशेंट के अंदर प्लाज्मा थेरेपी दी गई उस 10 के ग्रुप में 3 पेशेंट जो थे उनको वेंटिलेटर की जरूरत थी। 3 ऐसे लोग थे जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, 2 लोग ऐसे थे जिनको लो फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत थी। उनमें प्लाज्मा थेरेपी देने के बाद में जो वेंटिलेटर के पेशेंट थे 3 में से 2 पेशेंट को उनको वेंटिलेटर से ऑफ कर लिया गया। हाई फ्लो के जो 3 पेशेंट थे उनमें से 2 पेशेंट जो थे उनको लो फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लग गई और जो लो फ्लो के थे उनको कभी कभार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। और उनमें जो क्लिनिकल सिम्टम थे वो 3 दिन के अंदर रिकवर होने स्टार्ट हो गए। वहीं उनके जो फेफड़ों के अंदर बदलाव हुआ था वह भी रिकवर होना स्टार्ट हो गया 7 दिन के अंतर्गत। जो फाइनल उनकी स्टडी का रिजल्ट था वो ये था कि जिस ग्रुप के अंदर प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी उसके अंदर 3 पेशेंट कंप्लीट रिकवर होकर घर जा चुके थे और बाकी के पेशेंट इम्प्रूव मोड में थे। और वहीं दूसरा जो ग्रुप था उसमें 3 पेशेंट की डेथ हो चुकी थी और 1 पेशेंट अपने आप रिकवर हुआ था। 6 पेशेंट की सिचुएशन एज इट इज थी। यह प्लाज्मा थेरेपी नहीं देने वाला ग्रुप था। तीसरी जो हम बात करें, दिल्ली के अंदर एलएनजेपी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे आईसीएमआर ने 200 पेशेंट को प्लाज्मा थेरेपी देने का अप्रूवल उनको दे दिया गया है। इसके अलावा बाकी राज्यों में भी प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है, जैसे केरल है, कर्नाटक है, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब है। इन सभी राज्यों के अंदर भी प्लाज्मा थेरेपी परफॉर्म की गई है, वहाँ भी रिजल्ट मिला। डॉक्टरों का इसके अंदर अलग अलग मत है, काफ़ी लोग इसको फेवरेबल मानते हैं। उसके बाद है प्लाज्मा डोनर जो है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन व्यक्ति दे सकता है, उसके अंदर किन चीज़ों का होना जरूरी है। सबसे पहले उस व्यक्ति को पिछले 3 दिन में कोई भी बुखार या टेम्परेचर न हुआ हो, उसको किसी भी प्रकार की सांस से संबंधित समस्या न हो। तीसरा उसके अंदर है उसके लगातार 2 कोविड के टेस्ट है वो नेगेटिव होने चाहिए। और प्लाज्मा कब लिया जाता है इनसे, उनकी जो इलनेस थी उसके 3 वीक बाद में या जो उनका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है उसके 4 दिन बाद में इनका प्लाज्मा लिया जाता है। फिर है यह जो टेक्निक है किन से मिलती जुलती है, यहाँ पे हम 2 चीज़ों को रेफर करेंगे। एक है ब्लड डोनेशन, दूसरा है डायलिसिस टेक्निक। इसके जो मापदंड है, उम्र है, वजन है, वो बिल्कुल ब्लड डोनेशन से सिमिलर है। उसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया है। दूसरा है डायलिसिस टेक्निक। जिन पेशेंट के गुर्दे खराब होते हैं उनके अंदर यूरिया और क्रिएटिनिन का लोड बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, तो उस वेस्ट को निकालने के लिए हम डायलिसिस टेक्निक यूज करते हैं। तो लगभग वैसा ही प्रोसेस यहाँ पे है। यहाँ पे ब्लड से प्लाज्मा अलग करने की जो टेक्निक है उसको हम एफेरेसिस बोलते हैं और उतना ही टाइम इसमें लगता है, 3 से 4 घंटे का वक्त इसमें लगता है। प्लाज्मा बैंक, देश भर में प्लाज्मा बैंक खोले जा रहे हैं। अभी तक 2 प्लाज्मा बैंक खोले जा चुके हैं। देश का पहला जो प्लाज्मा बैंक था वो ILBS हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, लीवर एंड बिलियरी हॉस्पिटल, वहाँ खोला गया है। दूसरा जो बैंक है वो LNJP हॉस्पिटल में। अदर जो स्टेट है उनके अंदर भी बैंक खोले जा रहे हैं और अभी दिल्ली में तीसरा बैंक खोलने की तैयारियां हो रही है। GTB हॉस्पिटल है वहाँ पर। 2 मुख्य समस्या है, जो पेशेंट कोविड से ठीक हो चुके हैं वो मोटिवेशन के बाद भी इतना प्लाज्मा डोनेट नहीं कर रहे। हर 10 में से तीसरा पेशेंट डोनेशन के लिए सोचता है। 2 पेशेंट कर रहे हैं, बाकी के 8 पेशेंट हैं उनको समझाने के बाद, मोटिवेशन के बाद में भी जो मनमाफिक रिजल्ट है वो नहीं मिल रहा। दूसरा है जो डॉक्टर्स ने बोला है कि किसी भी कोविड से ठीक हुए पेशेंट के प्लाज्मा के अंदर जितना ज़्यादा एंटीबॉडी का लेवल होगा उतना ही ज़्यादा प्लाज्मा रेसिपिएंट के अंदर रिकवरी रेट बढ़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी का लेवल बहुत कम है तो हम जिसको दे रहे हैं उसके अंदर कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा डोनेशन करने के लिए जो अपील की जा रही है देश भर में, मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने या जो FM रेडियो है उन्होंने, या अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी खुद अपील कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री है। दूसरा जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है वैक्सीन।
हम डेली खबर पढ़ते हैं कि उस देश में वैक्सीन बना लिया गया है, यहाँ पे वैक्सीन बनने की पूरी तैयारियाँ हो रही है। तो वैक्सीन क्या है, कैसे बनता है और कब तक बन जाएगा। सबसे पहले वैक्सीन क्या होता है? कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो हमें बीमारी देता है, उसी का एक स्ट्रेन, उसको कमज़ोर करके, उसको डाइल्यूट करके, उसको किल करके, उसके स्ट्रेन को अलग किया जाता है और उसकी जो पैथोजेनिसिटी है, बीमारी फैलाने की क्षमता को ख़त्म करके हम उस वैक्सीन को बनाते हैं और उसका ट्रायल करके फिर हम उसको मार्केट में उतारते हैं। तो कोई भी फॉरेन बॉडी सब्सटेंस जो एज ए एंटीजन काम करता है, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, जब वो हमारी बॉडी में जाता है तो बॉडी उसके रेस्पॉन्स में एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करती है और यही जो एंटीबॉडी है हमारी प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा होती है, जो हमें उस बीमारी से आने वाले सालों में बचाता है, जैसे टिटनस के अंदर होता है। वैक्सीन किन किन फॉर्म में बनता है, उसका जो फॉर्मेशन है उसके अंदर कुछ फेज होती है, कुछ अवस्थाएं होती है। सबसे पहले है प्री क्लिनिकल स्टेज। इसके अंदर जो वैक्सीन का ट्रायल होता है वो एनिमल्स पे किया जाता है, जानवरों पे किया जाता है। फिर आती है फेज फर्स्ट। इसके अंदर ह्यूमन ट्रायल होता है, इंसान के ऊपर इसका ट्रायल होता है। पहले में हम 3 से 4 चीज़ें देखते हैं कि इसकी सेफ्टी कितनी है, दूसरा साइड इफेक्ट, तीसरा जो इसकी डोज है वो, और चौथा टॉलरेशन, हम टॉलरेट इसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फिर है फेज सेकंड। फेज सेकंड के अंदर हम इम्यूनोजेनिसिटी देखते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र कितना ज़्यादा उससे रेस्पॉन्ड करता है और अलग अलग जो वर्ग है उनके अंदर इसका ट्रायल किया जाता है, जैसे बच्चों में कितना प्रभावी है, बूढ़े लोग हैं उनमें कितना प्रभावी है, इस प्रकार से। फिर आती है फेज 3। फेज 3 के अंदर लार्ज ग्रुप, बड़े स्तर पे बड़े जो ग्रुप होता है उसके अंदर इसकी स्टडी की जाती है, कितना ज़्यादा प्रभावी है। क्योंकि अगर हम 10 लोगों में करेंगे और 10 का 10 रिजल्ट 100 है तो ये 100% सक्सेसफुल होगा। अगर सेम जो क्राइटेरिया हम 100 लोगों के लिए, 1000 लोगों के लिए रखें तो वहाँ पे इसकी औसत कम आ सकती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, कोई भी नया बैट्समैन जब क्रिकेट के अंदर आता है, इंटरनेशनल मैच खेलता है, पहले 3 मैच में वो 3 शतक मारता है, उस हिसाब से उसकी जो औसत है वो 100 की होती है। तो हम उसको आईसीसी रैंकिंग में कभी भी नहीं लेते, उसके लिए उसको कम से कम 30 से 35 पारियां या मैच खेलने पड़ते हैं, उसके बाद उसकी जो औसत क्या है। उसी प्रकार से अगर हम छोटा सैंपल रखेंगे एक्यूरेसी रेट हो सकती है, लेकिन बड़े स्तर पे जब हम देखते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है, इसलिए फेज 3 जरूरी होती है। उसके बाद जो हेल्थ एजेंसी है या सरकारें हैं उसको अप्रूवल देती है, अप्रूवल मिलने के बाद में उसकी मास मैन्युफैक्चरिंग, बड़े स्तर पे उसका निर्माण होता है, फिर उसको मार्केट में और जनता के बीच में उतारा जाता है। वर्तमान में वैक्सीन की क्या सिचुएशन है, कहाँ पे बन रहा है, कौन सी एजेंसियाँ सबसे आगे हैं, तो इसके अंदर हम बात करें तो जो अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी है, या फिर जो ऑक्सफोर्ड के अंदर वैक्सीन निर्माण हो रहा है, या रसिया के अंदर भी न्यूज़ आ रही है कि उन लोगों ने ह्यूमन ट्रायल की एक फेज़ कंप्लीट कर ली, सेकंड फेज चल रही है। उसके बाद हमारे भारत में किस स्तर पे इसका निर्माण हो रहा है, तो सबसे आगे जो कोवैक्सीन के नाम से बन रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और जो हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी है, ये दोनों मिलके आईसीएमआर के कोलैबोरेशन में इसके अंदर ट्रायल किया जा रहा है कोवैक्सीन का, जिसमें एम्स पटना भी एक सेंटर है। इस प्रकार से टोटल 10 सेंटर के अंदर इसका ट्रायल हो रहा है। नॉर्मली जब भी कोई वैक्सीन है उसकी जो फेज़ कंप्लीट होती है उसको कम से कम 2 से 3 साल का समय लगता है। अगर इसको बहुत फास्ट स्तर पे भी किया जाता है सभी के द्वारा, तो लगभग ये उम्मीद है कि जनवरी मंथ के अंदर 3 से 4 महीने के बाद में इस वैक्सीन के आने की उम्मीद है, तब तक यह मार्केट में आ सकता है। लेकिन सभी फेज सक्सेसफुली कंप्लीट होगी तभी इसको मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। और अभी वर्तमान में कौन सी कंपनी किस सिचुएशन पे, उसके लिए हम रेगुलर जो कोविड वैक्सीन ट्रैकर के नाम से चार्ट देख सकते हैं, किस कंपनी ने, किस जो फार्मा कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने कौन सी फेज को कंप्लीट कर लिया, ह्यूमन ट्रायल में कौन सी जगह पे है या प्री क्लिनिकल फेज में कौन सी जगह पे वो है। तो WHO के अकॉर्डिंग लगभग वर्तमान में जो 100 लोग हैं, 100 एजेंसियां वो दावे कर रही है कि हम वैक्सीन बना रहे हैं और हम इस स्टेज के अंदर पहुंच चुके हैं। तो ओवरऑल हमारा यह कंक्लूजन है कि जब भी हम कोई न्यूज़ पढ़ते हैं कि कौन सी कंट्री ने वैक्सीन बना लिया है या कौन सी बनाने जा रही है या कब लॉन्च हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है किसी ने आज ये दावा किया कि उन्होंने वैक्सीन बना ली है तो कल ही वो वैक्सीन हमारे तक पहुंच जाएगा। तो हमें वह खबर बिल्कुल ध्यान से पढ़नी चाहिए कि उन्होंने कौन सी फेज़ को कंप्लीट किया। जैसे
ह्यूमन ट्रायल की फेज़ फर्स्ट है या सेकंड है, उनका सैंपल साइज़ क्या है, उनको अप्रूवल मिला है या नहीं, उनकी हेल्थ एजेंसी ने उनको क्या परमिशन दी है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी होता है। साथियों, आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और आप अपना वैल्यूएबल कमेंट जो है वो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।